The Rowlatt Act, Part 1। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में राउलट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया। ये एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा भारतीय मेंबर्स के विरोध के बाद भी बड़ी जल्दी में पास कर दिया गया था। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को रिप्रेस करने की बहुत अधिक पावर प्रदान की थी और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे, जो कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ आरंभ होगी। विभिन्न शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। रेलवे वर्कशॉप्स पर वर्कर्स हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद कर दी गईं। इस पॉपुलर अपसर्ज से चिंतित होकर ब्रिटिश डर गए थे कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि रेलवेज और टेलीग्राफ बाधित हो जाएंगी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट पर शिकंजा कसने का प्रयास किया। लोकल लीडर्स अमृतसर से उठा लिए गए थे। महात्मा गांधी के दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। दस अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चला दी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज और रेलवे स्टेशंस पर हमले हुए। मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर ने कमांड संभाली। The Rowlatt Act, Part 2। 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। उस दिन एक बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग के एनक्लोज्ड ग्राउंड में इकट्ठा हुई। कुछ लोग सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे और कुछ लोग हर साल लगने वाले बैसाखी के मेले में शामिल होने आए थे। शहर के बाहर से आने के कारण बहुत सारे लोग मार्शल लॉ के बारे में नहीं जानते थे। जनरल डायर ने प्रवेश द्वार बंद कर दिए और एकत्र भीड़ पर फायरिंग के आदेश दे दिए, जिसमें कई 100 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। जैसा कि जनरल डायर ने बाद में बताया, उसका उद्देश्य एक मॉरल इफेक्ट बनाना था, जिसके द्वारा सत्याग्रहियों के मन में आतंक बिठाया जा सके। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, बहुत सारे उत्तर भारत के शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। हड़तालें हुई, पुलिस के साथ टकराव हुआ और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमले हुए। सरकार ने ब्रूटल रिप्रेशन आरंभ किया और लोगों को ह्यूमिलेट और टेरराइज करने का प्रयास किया। हिंसा को फैलता हुआ देखकर महात्मा गांधी ने मूवमेंट को वापस ले लिया।
द राउलेट एक्ट पार्ट 3। हालांकि राउलेट एक्ट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी, लेकिन ये फिर भी सिटीज और टाउन्स तक सीमित थी। अब महात्मा गांधी को भारत में एक ब्रॉड बेस मूवमेंट आरंभ करने की आवश्यकता महसूस हुई। उनका मानना था कि ऐसी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाना बहुत आवश्यक था। ऐसा करने का एक तरीका था खिलाफत इशू को उठाना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन टर्की की हार के साथ खत्म हुआ। और इस बात की अफवाहें थी कि एक हार्श पीस ट्रीटी ऑटोमन एम्परर, जो कि इस्लामिक दुनिया के स्पिरिचुअल हेड थे यानी खलीफा, पर थोपी जा रही है। खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। मुस्लिम लीडर्स की एक यंग जनरेशन, जैसे कि दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, महात्मा गांधी के साथ चर्चा करके इस मुद्दे पर एक यूनाइटेड मास एक्शन की संभावनाएं तलाश रहे थे। गांधी जी ने इसे मुसलमानों को एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के नीचे लाने के मौके के रूप में देखा। सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने दूसरे नेताओं को खिलाफत और स्वराज के समर्थन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ करने के लिए मना लिया।